Hello everybody, myself Mahima Trivedi and very welcome back to this online platform शिवालिक स्टडी अड्डा। आज के वीडियो में हम यूपी HESC 2016 के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक के प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। आज का ये जो सेशन है आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस है और नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए गाइस, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन का राइस बाउल कहलाता है? विकल्प ए हांगू घाटी, विकल्प बी सिक्यांग, विकल्प सी चुनकिंग, विकल्प डी यांगजी बेसिन। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी यांगजी बेसिन। यांगजी बेसिन जो है चीन का राइस बाउल कहलाता है। जैसे चीन का कुछ इस प्रकार है मैप। तो चीन के जो उत्तरी भाग में होंगो घाटी का क्षेत्र है। होंगो घाटी में गेहूं, कपास, सोयाबीन इन खेती के लिए जाना जाता है। मध्य चीन में यांगजी बेसिन है, यांगजी घाटी, जिसका डेल्टाई भाग जो है यह चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। डेल्टाई क्षेत्र है इसलिए यहाँ चावल का उत्पादन अधिक होता है। और दूसरा कारण जो मुख्य ये है कि इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी चीन का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यह मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में चक्रवातों के परिणाम स्वरूप, ग्रीष्म ऋतु में जो चक्रवात आते हैं उनके कारण यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर चावल की कृषि को बढ़ावा मिला है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक और छोटा सा क्षेत्र है जिसे जेचुआन बेसिन कहते हैं। जेचुआन बेसिन यह भी चावल की कृषि के लिए ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? विकल्प ए नगद फसलों एवं खाद्य फसलों की खेती, विकल्प बी एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती, विकल्प सी पशुपालन तथा फसलों की खेती दोनों, और विकल्प डी है खाद्य फसलों तथा उद्यान कृषि। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी पशुपालन तथा फसलों की खेती दोनों। मिश्रित जो मिक्स एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं मिक्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग होता क्या है, जिसमें एक ही खेत में एग्रीकल्चर भी होता है और एनिमल हस्बेंड्री दोनों चीज। तो इसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि या मिक्स फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में व्यापारिक मत्स्य उद्योग अधिक महत्वपूर्ण है? विकल्प ए है शीतोष्ण झीलें, विकल्प बी शीतोष्ण सागर, विकल्प सी उष्णकटिबंधीय सागर, विकल्प डी निम्न अक्षांशीय सीमांत। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी शीतोष्ण सागर। शीतोष्ण सागर जो है ये व्यापारिक मत्स्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं कैसे। शीतोष्ण सागर जो है ये 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश में इसका विस्तार पाया जाता है। इनकी कुछ फेवरेबल कंडीशन है जो मत्स्य उद्योग के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर पिछले सागर हैं, यहाँ पर प्लैंकटन की प्रचुरता पाई जाती है, प्लैंकटन की प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पर गर्म तथा ठंडी
जल धाराओं का मिलन स्थल है। धाराओं का मिलन होता है जो एक फेवरेबल कंडीशन तैयार करते हैं मत्स्य उद्योग के विकास के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इस्लामिक पेटी में नहीं है? विकल्प ए टर्की, विकल्प बी इराक, विकल्प सी कुवैत, विकल्प डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए टर्की। टर्की जो है ये इस्लामिक पेटी के अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई ये जो देश हैं ये इस्लामिक पेटी में आते हैं। टर्की जो है ये यूरेशियाई देश है जिसमें 98% इसका जो है वो एशिया में आता है और 2% जो यूरोप में है। यह भी एक मुस्लिम बहुल देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा से सीमा के निर्धारण का आधार है? विकल्प ए प्राकृतिक आधार, विकल्प बी ज्यामितीय आधार, विकल्प सी सांस्कृतिक आधार, विकल्प डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी उपयुक्त सभी। सीमा के निर्धारण के आधार प्राकृतिक आधार को भी बनाया गया है, ज्यामितीय आधार और सांस्कृतिक आधार तीनों ही निर्धारण के आधार माने जाते हैं। प्राकृतिक आधार में जैसे कोई पर्वत हो सकता है, झीलें, नदियां, ये क्या है? ये प्राकृतिक आधार ही है सीमा निर्धारण का। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है वो कैसी है? प्राकृतिक आधार ही है उनके सीमांकन का। फिर ज्यामितीय आधार में क्या आता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में इसके जैसे यूएसए और कनाडा, ये इनका जो सीमांकन किया गया है, निर्धारण किया गया सीमा का, वो ज्यामितीय आधार पर किया गया है। फिर सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत आपका जाति, भाषा, ये जो है ये सांस्कृतिक आधार माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसने राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया? विकल्प ए हम्बोल्ट, विकल्प बी है रिस्थोपेन, विकल्प सी रेडजेल, विकल्प डी रिटर। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी रेडजेल। रेडजेल जो है ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के निम्नलिखित में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसमें 9 राज्य और यूनियन टेरिटरी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर स्ट्रेट मिलाता है? विकल्प ए काला सागर तथा भूमध्य सागर, विकल्प बी अंध महासागर तथा भूमध्य सागर, विकल्प सी है पोर्ट सैद एवं स्वेज, विकल्प डी जापान सागर तथा पीत सागर। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी अंध महासागर तथा भूमध्य सागर। जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये अटलांटिक ओशन तथा मेडिटेरेनियन सी को मिलाता है। यदि देश की बात करते हैं तो ये स्पेन तथा मोरक्को के बीच में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना किसने प्रस्तावित की? विकल्प ए कार्ल हाउसफर, विकल्प बी अल्फ्रेड थेयर महान, विकल्प सी कार्ल रिटर, विकल्प डी हैफोर्ड मैकिंडर। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी
अल्फ्रेड थेयर महान। इन्होंने महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना का प्रस्तावित किया था या प्रतिपादित किया था। इन्होंने मुख्य रूप से सामुद्रिक शक्ति का प्रभाव राज्य पर व्यक्त किया और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है अल्फ्रेड थेयर महान की द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। ये इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। स्लेज क्या है? विकल्प ए एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी, विकल्प बी टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव, विकल्प सी एस्किमो के मछली शिकार का औजार और विकल्प डी है रूसी टुंड्रा का एक पशु। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प ए एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी। एस्किमो जनजाति जो स्लेज नामक गाड़ी का यूज करती है, जो कि बिना पहिए वाली गाड़ी होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रादेशिक नियोजन की चार्टविक विधि 1971 कितनी अवस्थाओं में विभाजित की गई थी? विकल्प ए 2 अवस्था, विकल्प बी 3 अवस्था, विकल्प सी 4 अवस्था, विकल्प डी 5 अवस्था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प डी 5 अवस्था। प्रादेशिक नियोजन की चार्टविक विधि 1971 ये 5 अवस्थाओं में विभाजित की गई थी। कौन कौन सी अवस्था है यहाँ हम देख लेते हैं। पहली जो है नियोजन, जिसे प्लानिंग कहेंगे। दूसरी है इनकी टेंडेंसीज विद इन प्लानिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे नियोजन के अंतर्गत लक्ष्य। नियोजन के अंतर्गत लक्ष्य, टेंडेंसीज विद इन प्लानिंग। फिर तीसरी है इनकी चुनौतियां या बाधाएं। चुनौतियां, चैलेंजेस। चौथी इनका जो अवस्था है क्षेत्रीय नियोजन की ओर, टुवर्ड्स रीजनल प्लानिंग। क्षेत्रीय नियोजन की ओर। और पांचवी अवस्था जो है अंतिम, वैकल्पिक क्षेत्रीय परिसीमन या सीमांकन। वैकल्पिक क्षेत्रीय परिसीमन या सीमांकन। ये 5 अवस्थाएं चार्टविक विधि की, रीजनल प्लानिंग की चार्टविक विधि की 5 अवस्थाएं हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है? विकल्प ए प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या, विकल्प बी है प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, विकल्प सी प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या, विकल्प डी जनसंख्या में तृतीयक, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, शायद तृतीयक क्षेत्र हो, तृतीयक सेक्टर पर मेडिकल की संख्या। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या। यहाँ पर सामाजिक सूचक की बात की जा रही है, तो जिसमें प्राइमरी स्कूलों की संख्या जो है ये सामाजिक सूचक को दर्शाता है। किसी भी प्रदेश के किस प्रकार का वहाँ का सोशल कंडीशन है, सामाजिक सूचक है, क्या इंडिकेटर्स हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्कूलों की संख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, ये भी मैटर करता है सामाजिक सूचक में। और जनसंख्या में तृतीयक क्षेत्रों पर मेडिकल की संख्या कितनी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी एक इंडिकेटर है। लेकिन प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या, इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है प्रादेशिक विकास के सामाजिक सूचक से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक प्रदेशों के
सीमांकन में निम्नलिखित में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? विकल्प ए उच्चावच, विकल्प बी जलवायु, विकल्प सी भाषा, विकल्प डी प्राकृतिक वनस्पति। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी भाषा। लैंग्वेज को प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में नहीं ध्यान में रखा जाता है, जबकि वहाँ का रिलीफ, वहाँ क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्राकृतिक प्रदेश के सीमांकन में। भाषा जो है ये राज्यों के सीमांकन में, राज्यों का सीमांकन यदि है तो उसमें भाषा को आधार बनाया जा सकता है। जैसे भारत में 1956 में भाषा के आधार पर पहला भाषाई जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिचुंबक काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है। विकल्प ए पश्चिमी घाट योजना से, विकल्प बी है दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश, विकल्प सी रायलसीमा योजना, विकल्प डी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। देखिए राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, इसकी इस अवधारणा से संबंधित है काउंटर मैग्नेट से। यहाँ पर काउंटर मैग्नेट की जो अवधारणा है वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक डेवलप्ड एरिया है या डेवलप्ड सिटी है बहुत ज़्यादा, जैसे दिल्ली हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन अधिक हो रहा है। लोग यहाँ पर मतलब दूसरे स्थानों से, छोटे राज्यों से यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, उनका इस ओर प्रवास हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन का दबाव बढ़ रहा है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो क्या किया जा रहा है कि ये जो काउंटर मैग्नेट है, ये अवधारणा ये है कि इसके चारों ओर, इस डेवलप्ड सिटी के चारों ओर ऐसे केंद्र विकसित किए जाएं, जिनमें ऐसे केंद्र विकसित किए जाए जो यहाँ का जो पॉपुलेशन का दबाव है वो कम हो और पॉपुलेशन का मुख्य रूप से डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण ना हो, जनसंख्या का केंद्रीकरण ना हो, उसको कम करने के लिए ही इस शहर के या इस राज्य के बाहर दूसरे ऐसे शहर विकसित किए जाएं जिससे जनसंख्या का दबाव कम हो सके और ये जो सेंटर हैं जो डेवलप किए गए हैं ये भी इकोनॉमिक रूप से क्या हो, इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो, यहाँ पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इसीलिए ये जो अवधारणा है ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि लोगों का रुझान किधर है, दिल्ली की ओर, बस दिल्ली चलो। तो चाहे वो रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, किसी चीज के लिए भी हो, तो वो कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। तो वहाँ पर क्या है, दबाव बढ़ रहा है। उसी चीज को कम करने के लिए उसके चारों ओर ऐसे सेंटर डेवलप किए गए हैं, किए जाएंगे, जो उसके दबाव को, पॉपुलेशन के दबाव को कम करेगा, जिससे वहाँ जो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो कम हो सकेंगी और ये जो क्षेत्र हैं ये भी आर्थिक रूप से विकसित होंगे। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में विकास खंड पर एकीकृत ग्रामीण विकास IRDP किस वर्ष में प्रारंभ हुई, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं। विकल्प ए है 1978-79, विकल्प बी 1980-81, विकल्प सी है 1961-62, विकल्प डी 1968-69। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए 1978-79। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है ये गवर्नमेंटल प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था 1978 में, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था वो 1980 में हुआ था। इसके जो एम्स थे वो क्या थे, मेनली रूरल पॉपुलेशन के लिए थे, रूरल एरियाज के थे,
एरिया के लिए थे। वहां पर लोगों की 2 सेकेंड, रूरल एरियाज में वहाँ के लोगों के लिए क्या करना था, उनकी स्किल अप करनी थी, उनकी कौशलता को बढ़ाना था, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी थी, जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इन्हांसमेंट हो सके, बढ़ सके, उनका जीवन का स्तर उच्च हो सके। उनमें कुछ प्रमुख कौशल बढ़ाना और उनके रोजगार को बढ़ावा देना, जिससे उनके जीवन के स्तर को बढ़ाया जा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य था IRDP का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। माउंट आबू निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किस एक में स्थित है? विकल्प ए कैमूर श्रृंखला, विकल्प बी माउंट मैकाल, विकल्प सी गुरु शिखर, विकल्प डी दोदा बेटा। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और कैमूर जो है, अन्य देख लेते हैं। कैमूर श्रृंखला जो है ये विंध्यन श्रेणी का ही भाग है। और माउंट मैकाल ये जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो पूर्व की ओर सतपुड़ा, महादेव और मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है। दोदा बेटा जो है ये आपका दक्षिण में नीलगिरी में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? विकल्प ए मणिपुर, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, विकल्प बी है गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, विकल्प सी मेघालय, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, विकल्प डी त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़। इनके अलावा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, और झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल। 8 हो गए। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इनका क्रम है। इस क्रम से ये कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी झारखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी उत्तर प्रदेश। जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 829। यदि भारत का देखें हम तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार राज्य का जो जनघनत्व था वो सर्वाधिक था, 1106। अन्य देख लेते हैं। तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व 555 है, हरियाणा का 573 है और झारखंड का 414। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल कैचमेंट एरिया 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है? विकल्प ए महानदी, विकल्प बी कृष्णा, विकल्प सी नर्मदा, विकल्प डी कावेरी। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी कृष्णा। कृष्णा नदी है जिसका कैचमेंट एरिया, जो नदी का बेसिन क्षेत्रफल है वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक है। एक्चुअल में इसका जो है आपको देखने को मिलेगा 2,59,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया है। और जो महानदी है
इसका यदि देखेंगे आप तो 1,41,000 है, 1,41,589 किलोमीटर स्क्वायर। नर्मदा नदी का है आपका 98,795 किलोमीटर स्क्वायर। और कावेरी नदी का है 81,155 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सबसे अधिक जो है बेसिन का क्षेत्रफल वो 2,59,000 कृष्णा नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है? विकल्प ए है गिरिडीह, विकल्प बी झरिया, विकल्प सी बोकारो, विकल्प डी रानीगंज। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी झरिया। झरिया झारखंड राज्य में स्थित है और यह भारत का देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विशालतम कोयला क्षेत्र है झरिया। अन्य हम देख लेते हैं रानीगंज जो है यह भी देश का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र और पुराना कोयला क्षेत्र है जो कि वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। झरिया में एक और चीज है, यहाँ पर 90% बिटुमिनस कोयले का भंडार पाया जाता है। कोयले का भंडार पाया जाता है, उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर 90% कोयले का भंडार भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ज्वारीय पतन है? विकल्प ए हांगकांग तथा सिंगापुर, विकल्प बी लंदन तथा कोलकाता, विकल्प सी है लंदन तथा सिंगापुर, विकल्प डी कोलकाता तथा हांगकांग। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प बी होगा, लंदन तथा कोलकाता। लंदन तथा कोलकाता ये दोनों क्या है? टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट क्या होता है? जहां पर ज्वार आता है तभी वहां पर कार्गो शिप क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो इन्हें टाइडल पोर्ट कहा जाता है। भारत में कोलकाता के अतिरिक्त कांदला पतन जो है यह भी एक ज्वारीय पतन है जो भारत के पश्चिम भाग में पश्चिम तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका बांध नदी परियोजना दी हुई है और सूची 2 में नदी दी हुई है, जिनका मिलान करना है। ए गोविंद बल्लभ सागर, बी है तुलबुल, सी पंचम पार और डी है नागार्जुन। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर बनाई गई है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। पंचम पाद परियोजना जो है ये गोदावरी नदी से, और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। एक बार इसे आप भी मिला लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रवाह मानचित्र फ्लो मैप्स का प्रयोग किसके प्रदर्शन हेतु होता है? विकल्प ए जनसंख्या वृद्धि, विकल्प बी ट्रैफिक प्रवाह, विकल्प सी ढाल दिशा और विकल्प डी है प्रवच आंकड़े। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी ट्रैफिक फ्लो। प्रवाह मानचित्र जो है फ्लो मैप ट्रैफिक फ्लो को दर्शाता है। जैसे कोई स्थान है वहां पर नंबर ऑफ रेल रूट्स पता करना है आपको, नंबर ऑफ रेल रूट, तो आप इसको ऐसे दर्शाता है कि जहां पर ट्रेन का प्रतिदिन का ट्रेन ज्यादा वहां से गुजरती है, उस रूट से ट्रेन ज्यादा गुजरती है प्रतिदिन, तो वो जो लाइन होगी वो कैसे शो करेगी? मोटी मोटी लाइन होगी, उससे शो करेगी। अन्य जो होगी जहां से रेल का जो आना जाना कम होगा, वो रूट ज्यादा बिजी नहीं रहती होगी, तो वो पतली लाइन से शो करते हैं। इस प्रकार से इनको मोटी और पतली लाइन के द्वारा शो किया जाता है। तो ये ट्रैफिक फ्लो को दर्शाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन समक्षेत्र प्रक्षेप है? विकल्प ए मॉलवीड्स, विकल्प बी बोन, विकल्प सी है गॉल, विकल्प डी मर्केटर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यहाँ पर कूट में चुनना है हमें आंसर। आंसर जो है इसका विकल्प ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पर जो मॉलवीड है और बोन प्रोजेक्शन, ये दोनों ही
इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है। कैसे है? इक्वल एरिया या समक्षेत्र प्रक्षेप कहा जाता है। इन एरिया की क्या विशेषता होती है? इन एरिया की कह रहे हैं, सॉरी, इनके इन प्रोजेक्शन की क्या विशेषता होती है कि समक्षेत्र प्रक्षेप पर बने जो मानचित्र होते हैं, इनका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वो सर्वथा शुद्ध होता है, सही होता है, एक्यूरेट होता है। मॉलवीड और बोन दोनों ही समक्षेत्र प्रक्षेप में शामिल किए जाते हैं और एरिया शुद्ध होता है, और साथ ही साथ इनकी जो वास्तविक आकृति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वास्तविक आकृति में परिवर्तन होता है। समक्षेत्र प्रक्षेप पर बने मानचित्र में सर्वथा एरिया शुद्ध रहता है, किंतु उनकी वास्तविक आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए और बी दोनों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट से सही विकल्प को चुनना है। सूची 1 में उपकरण दिए हुए हैं और सूची 2 में उनका उपभोग यूज दिया हुआ है। क्या यूज है? ए में आपका थियोडोलाइट, बी क्लाइनोमीटर, सी एनोमोमीटर, डी हेप्सोमीटर। यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। थियोडोलाइट जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोण को मापता है, लंबवत और क्षैतिज दोनों कोणों को मापता है। क्लाइनोमीटर जो है ये लंबवत कोण को मापता है। जैसे इसमें किसकी मेजरमेंट होती है? हाइट्स ऑफ ट्रीज है, बिल्डिंग हो गई, पुल हो गए, इनकी हाइट्स को मापता है। फिर एनेमोमीटर जो है आपका ये पवन की गति को मापता है। हिप्सोमीटर है वो किसी स्थान की निरपेक्ष ऊंचाई निर्धारण करता है। फिर से एक बार आप मिला के देख लीजिएगा। थियोडोलाइट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कोण को मापता है। क्लाइनोमीटर जो है लंबवत कोण मापता है। एनेमोमीटर पवन की गति मापता है। हिप्सोमीटर क्या है? किसी स्थान की निरपेक्ष ऊंचाई का निर्धारण करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 33 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा को स्थलाकृतिक मानचित्र में 13.20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र की उपलक्षक भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये देखिए स्केल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, जरूर ये एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बात कर रहा है 33 किलोमीटर। ये एक्चुअल ग्राउंड है आपका, एक्चुअल ग्राउंड में 33 किलोमीटर। इसको हमें मैप में प्रदर्शित करना है, मैप में, और कितने में? 13.20 सेंटीमीटर में दिखाना है। कैसे इसको हम करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक इकाई आपकी सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरी किलोमीटर दिया है, तो ऐसे तो निकाल पाना संभव नहीं है। तो हम पहले 33 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पर जब 33 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 33 लाख सेंटीमीटर हो गया। जब ये सेंटीमीटर में हो गया तो इसको अब इसका RF निकालने के लिए हमें क्या करना है? 13.20 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड जब करेंगे तो इसका जो आंसर होगा कुछ ये निकलेगा 1:250,000। इसका जो RF निकलेगा वो ये हो 250,000। जब आप इकाई चेंज कर लेंगे तब ये निकल आएगा इसका आंसर, तब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से कारक ऋतु क्षरण के प्रकार तथा दर को प्रभावित करते हैं? ऋतु क्षरण मतलब वेदरिंग, अपक्षय। विकल्प ए है हिमानी, विकल्प बी जलवायु, विकल्प सी वानस्पतिक आवरण, विकल्प डी चट्टानों की संरचना, विकल्प ई है उच्चावच। यहाँ पर कूट से हमें आंसर देना है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 2, 3, 4, 5 ये सही है। 2, 3, 4, 5 विकल्प बी जो है ये सही होगा।
देखिए यहाँ पर हिमानी जो है ये अपक्षय के प्रकार तथा दर को प्रभावित नहीं करती है, जबकि जलवायु जो है प्रभावित करती है अपक्षय को, चाहे वो तापमान में हो, वर्षा हो, जो भी जलवायु के कारक हैं वो अपक्षय को प्रभावित करेंगे। और वनस्पतिक आवरण ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वनस्पतिक आवरण जहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ होंगी वहाँ पर अपक्षय कम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब वनस्पतियाँ ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है वहाँ पर जैविक अपक्षय अधिक होता है, अपक्षय अधिक होगा। चट्टानों की संरचना, उनकी प्रकृति कैसी है, कठोर है या मुलायम है, किस प्रकार की चट्टान है, वह भी अपक्षय की दर को प्रभावित करती है। और अंतिम है रिलीफ, उच्चावच, ये भी एक मेन मैटर है। उच्चावच कैसा है, उसका प्लेन में है कि स्लोप में है, किस तरह से है, तो वो भी अपक्षय को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से जलवायु, वनस्पतिक आवरण, चट्टानों की संरचना और उच्चावच ये चारों ही वेदरिंग को प्रभावित करते हैं, जबकि हिमानी कोई कारक नहीं है। हिमानी जो है वो अपर्दन का कारक है, अपक्षय का नहीं। सही आंसर इसका 2, 3, 4 तथा 5 होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध गुणांक मूल्य संबंध कोटि के साथ सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है r = +0.99 अति उच्च, विकल्प बी है r = +0.50 मीडियम, विकल्प सी है r = +1.00 परिपूर्ण, विकल्प डी है r = -0.99 अति निम्न। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी, r = -0.99 अति निम्न। यहाँ पर कोरिलेशन के जो डिग्रीज हैं उनकी बात की जा रही है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। यहाँ पर देखिए सहसंबंध का परिमाण, डिग्रीज हैं, उनके परिमाण क्या है? पूर्ण, उच्च, मध्यम, निम्न, अनुपस्थिति। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर नोट कर लीजिए और यह भी एग्जाम में जरूर होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर बनाया जाता है। देखिए धनात्मक सहसंबंध, वेरिएबल्स होते हैं सहसंबंध में। जब आप कोरिलेशन देखते होंगे तो वहां पर 2 वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। तो धनात्मक सहसंबंध भी हो सकता है और ऋणात्मक सहसंबंध भी हो सकता है। जब पूर्ण सहसंबंध होता है, पूर्ण धनात्मक है तो +1, पूर्ण ऋणात्मक है तो -1, उच्च धनात्मक है तो +0.75 से 1 के बीच, और माइनस यदि उच्च माइनस ऋणात्मक सहसंबंध है तो -0.75 और -1 के बीच होता है। फिर मध्यम धनात्मक सहसंबंध है तो +0.25 से +0.75 के मध्य, यदि ऋणात्मक है तो -0.25 से -0.75 के मध्य, लो है तो 0 और +0.25 के बीच और 0 -0.25, ये हो गया। तो ये होता है, ये दिखाता है निम्न को या अति निम्न जिसे हम कह सकते हैं, अति निम्न को दर्शाता है। और वहां पर आपका जो दे रहा है ऑप्शन, ये -0.99, ये अति निम्न में नहीं आएगा। ऋणात्मक तो है, ऋणात्मक सहसंबंध है, लेकिन कैसा है? उच्च, उच्च ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है ये, ना कि अति निम्न को। अब आपको समझ में आ गया होगा और इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय दूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प ए बेंगलोर, विकल्प बी देहरादून, विकल्प सी हैदराबाद, विकल्प डी कोची। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी देहरादून। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये जो है आपका देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड में है ये, देहरादून में। और देखिए कंफ्यूजन होती है हैदराबाद, हैदराबाद में क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है,
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये हैदराबाद में आपकी। यहाँ पर संस्थान पूछ रहा है, भारतीय दूर संवेदन संस्थान, ये आपका देहरादून में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लिस्ट 4 संवेदक का स्थानिक रिजोल्यूशन कितना है? विकल्प ए 5.8 मीटर, विकल्प बी 2.0 मीटर, विकल्प सी है 23.5 मीटर, विकल्प डी 10.0 मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प ए 5.8 मीटर। लिस्ट 4 जो है ये संवेदक, इसका स्थानिक स्पेशल रिजोल्यूशन जो है ये हाई रिजोल्यूशन कैमरा यूज करता है, जिसमें इसका स्पेशल रिजोल्यूशन जो है ये 5.8 मीटर का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है? विकल्प ए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, विकल्प बी है सागर नितल प्रसरण, विकल्प सी है पूरा पराचुंबकत्व, विकल्प डी महाद्वीपीय विस्थापन। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जो है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से का कोई भी एविडेंस नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एविडेंस नहीं है, जबकि सागर नितल प्रसरण, पराचुंबकत्व और महाद्वीपीय विस्थापन ये तीनों ही प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में अपर्दन के कारक दिए हुए हैं और सूची 2 में इनका उपभोग नहीं है, ये स्थलाकृतियां हैं, स्थलाकृति इनके द्वारा निर्मित, इन कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं ये। तो यहाँ पर विकल्प ए है पवन, विकल्प बी हिमानी, विकल्प सी भौमगत जल और विकल्प डी प्रवाहित जल। यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। पवन द्वारा क्या बनते हैं? उर्मिकाएं, जिन्हें रिपल्स कहते हैं इंग्लिश में। ये आकृतियां हैं, ये कुछ इस प्रकार होती हैं। पवन द्वारा इस प्रकार से आकृतियां रेतीले क्षेत्रों में इस प्रकार से आकृतियां देखने को मिलती है, और ये आकृतियां पवन द्वारा भी निर्मित होती है और जल द्वारा भी निर्मित होती है ये आकृतियां। यदि जल भी है तो भी सही है। और हिमानी के द्वारा हिमोट का निर्माण होता है, भूमिगत जल द्वारा चूर्णकूट, जिन्हें हम्स कहते हैं, और प्रवाहित जल द्वारा जल गर्तिकाएं, इनका निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संरचनात्मक बेंच का निर्माण किस क्रिया से होता है? विकल्प ए नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपर्दन, विकल्प बी है नदी घाटी में समान अपर्दन, विकल्प सी शुष्क प्रदेश में वायु द्वारा विभिन्नात्मक अपर्दन, विकल्प डी समान हिमानी निक्षेप। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प ए नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपर्दन। नदी घाटी में विभिन्न दर से अपर्दन होना किसको करता है निर्धारित? संरचनात्मक सोपान को। कुछ इस प्रकार से ये स्थलाकृति होती है। इसका निर्माण तब होता है जब नदी के मार्ग में जो आने वाली चट्टानें हैं उनकी संरचना में भिन्नता होती है, अंतर होता है, जिसके कारण वो चट्टानें कैसी होती है? कुछ चट्टानें तो कठोर होती हैं और कुछ मुलायम होती है। नदी के मार्ग में पड़ने वाली, ऐसा तो है नहीं कि सारी चट्टानों का संरचना एक समान हुई है, तो उनकी जो प्रकृति हो वो भी एक समान होगी, कुछ कठोर होंगी कुछ मुलायम होंगी, तो उनकी जो दर है, नदी द्वारा उनके अपर्दन की दर है, वो भी भिन्न होती है, भिन्न अपर्दनात्मक है। यहाँ पर विभिन्न दर से अपर्दन करती है, इसी के कारण ये स्थलाकृति का निर्माण होता है। यहाँ पर सही आंसर है नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपर्दन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हिमालय की मुख्य सीमांत भ्रंश के मध्य स्थित है। विकल्प ए शिवालिक एवं लघु हिमालय, विकल्प बी महान एवं ट्रांस हिमालय, विकल्प सी लघु एवं महान हिमालय और विकल्प डी है शिवालिक एवं पर्वतपदी कटिबंध। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प ए शिवालिक एवं लघु हिमालय। मुख्य
सीमांत भ्रंश जिसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ पर मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है ये यहाँ पर ये महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और ये है शिवालिक श्रेणी। इन तीनों के बीच हम देख लेते हैं, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट होता है, बाउंड्री थ्रस्ट, और लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट मुख्य सीमांत भ्रंश जो होता है वो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा विशालतम मरुस्थल है? विकल्प ए है ऑस्ट्रेलियाई, विकल्प बी गोबी, विकल्प सी कालाहारी, विकल्प डी अटाकामा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ऑस्ट्रेलियाई। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है वो विशालतम मरुस्थल है दिए हुए विकल्प में। यदि विश्व में बात की जाए तो सबसे विशालतम मरुस्थल सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प ए होगा। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।